मेरा ख्याल था कि रूप कुमार इंतजार कर रहा होगा। रूप कुमार दूर ही से मुझे अपने खैमे के सामने टहलता हुआ नजर आ गया। उसके अंदाज से बेचैनी साफ झलक रही थी। मेरे घोड़े को देखते ही वो मेरी तरफ लपका, फिर मेरे बदन के लिबास को देखकर वो ठिठक आया और फिर उसकी आंखों से खुशी छांटने लगी। उसने मेरे घोड़े की बागें पकड़ ली और मैं नीचे उतर आया। रूप कुमार प्यार भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। बड़े सुंदर लग रहे हो भैया, उसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। शायद, लेकिन इस लिबास के बगैर ठीक नहीं लग रहा था। भगवान की सौगंध भैया, इस वक्त भी तुम बड़े ही सुंदर लग रहे थे। बस मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखना चाहता था। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे रूप कुमार। मैंने उसके साथ अपने खैमे की तरफ बढ़ते हुए कहा। बड़ी बेचैनी से भैया, तुम्हारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे होंगे। मैंने मुस्कुराकर पूछा और रूप कुमार मेरी शक्ल देखने लगा। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, मेरी बात पर विश्वास करोगे? हाँ कहो, मैंने बैठते हुए कहा। मैं धर्म की सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरे मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भैया कोई ऐसा काम करेगा जो मेरे लिए बुरा हो, और ये सोचना बेवकूफ़ी भी थी भैया। जिस मनुष्य ने भरे मैदान में मेरा दास बनकर मेरी सहायता की है, वो मेरे खिलाफ कोई काम कैसे करेगा? मैं तो बस इसलिए तुम्हारी राह तक रहा था कि पूछूं तो सही, राजा तरखान तुमसे क्या चाहता है? राजा तरखान मेरे बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। वो मालूम करना चाहता था कि मैं कौन हूं, क्या मैं वाकई रूप कुमार का दास हूं, और मैंने उसे विश्वास दिला दिया। क्या विश्वास दिला दिया भैया? रूप कुमार ने बेचैनी से पूछा। यही कि मैं रूप कुमार का दास हूं। रूप कुमार ने गर्दन झुका ली। काफी देर तक इसी तरह गर्दन झुकाए बैठा रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं स्वरूप भैया। पगला है यार तू। मैंने उसके गाल पर प्यार से चपत लगाई। बस अब इस बारे में कुछ मत सोच। और हाथ तक तो नहीं गया? क्यों? रूप कुमार ने चौंक कर पूछा। पूछ रहा हूं थकन तो नहीं हो गई? तुमने मुझे करने ही क्या दिया है भैया जो मैं थकता? सारे कष्ट तो तुमने खुद भोगे हैं, रूप कुमार ने दर्द भरे अंदाज में कहा। अभी थोड़ी देर के बाद कुमारी पद्मनी की कोई दासी तुम्हारे पास आएगी। मेरा ख्याल है पद्मनी आज रात तुमसे मुलाकात करेगी। मुझसे? रूप कुमार मुताहिराना अंदाज में बोला। हाँ मगर क्या? क्या राजा तरखान ने ऐसी कोई बात कही है? उसने बेचैनी से पूछा। हाँ ऐसी ही बात है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजा तरखान ने? वाकई? रूप कुमार के लहजे में हैरत बढ़ गई। तो जिन बातों से क्या गर्ज रूप कुमार? तू बता के पद्मनी से मिलना चाहता है? मैं इससे मिलकर क्या करूंगा भैया, क्या कहूंगा? अब ये भी मैं ही बताऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तुम ही बता दो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अकल नाम की कोई चीज मेरे पास है ही नहीं रही। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मन का भेद कह देना उसे। क्या इसका मौका मिलेगा? रूप कुमार ने पूछा। जाहिर है वो तुझसे बाकायदा मुलाकात करेगी, मैंने कहा। लेकिन भैया क्या वो इस बात का बुरा तो नहीं मान जाएगी? अब ये तो तेरी कोशिशों पर है, तू इसी शीशे में उतारने में किस कदर कामयाब होता है। अगर आज रात को तू उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है तो कल स्वयं पर में माला के फैसले में कोई ताखीर नहीं होगी। रूप कुमार की आंखों में आशा के दीप चल उठे। तसव्वुर की आंखों से उसने माला पद्मनी के हाथ में और फिर अपने गले में देखी। उसने महसूस किया जैसे सैकड़ों कीनातोज निगाहें उसे देख रही हूं, घूर रही हूं, और इसका सीना खुशी से फूल गया। हाँ, पद्मनी ने इसे अपने पति की हैसियत से चुन लिया था। पद्मनी आकाश से उतरी हुई अप्सरा, उसके घर का जलता हुआ दीप। वो मेरी मौजूदगी भूल कर ख्वाबों में खो गया और मैंने उसे इन ख्वाबों से न चौंकाया। ख्वाब जिंदगी का सहारा होते हैं। ख्वाबों में आदमी सुकून की वादियां हासिल कर लेता है। अगर ख्वाब ना हो तो इंसान के सीने में वीरान सहरा पैदा हो जाते हैं। सो मैंने उसे ख्वाबों में खोए रहने दिया और इस वक्त तक कुछ न बोला जब तक बाहर से किसी की आवाज ने उसे चौंका न दिया। मैं अंदर आ सकती हूँ महाराज? एक निस्वानी आवाज उभरी। मैं चौंक पड़ा और रूप कुमार उछल पड़ा। आ जाओ, मैंने भारी आवाज में कहा। एक खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर दाखिल होगी। उसने हम दोनों के सामने हाथ छोड़ दिए थे। क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने पूछा। दासी हूं महाराज, वो कपकपाती आवाज में बोली। रूप कुमार जी कौन है? उसने हम दोनों को देखते हुए पूछा। ये हैं, बताओ क्या बात है? मैंने रूप कुमार की तरफ इशारा करते हुए कहा। रूप जी क्या मेरे साथ चलेंगे आप? उसने रूप कुमार की तरफ देखते हुए कहा। बाहर मेरा घर वाला भी मौजूद है। जाओ रूप कुमार, तुम इसके साथ बाहर जाओ, और आप फिक्र न करो, बाहर इसका घर वाला भी मौजूद है। और रूप कुमार छींपते हुए अंदाज में मुस्कुराया। वो मेरी तरफ मुआजरत अमेज निगाहों से देखने लगा और मैंने उसे निगाहों से ही चले जाने का कहा। रूप कुमार लड़की के साथ बाहर निकल गया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जा भाई, राम भली करे, मैंने मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा और इत्मीनान से अपनी जगह लेट गया। दो आशिक इश्क कर रहे थे। मेरा भला इसमें सोचने या दखल देने का क्या जवाब था। चुनाचे में सारे ख्यालात ज़हन से झटक कर सोने की कोशिश करने लगा और फिर दूसरी सुबह रूप कुमार से मुलाकात हुई थी। न जाने वो रात के किस हिस्से में वापस आया था, मुझे उसके आने की कोई खबर न थी। मेरे खैमे में आकर उसने मेरे पांव छुए और मैं चौंक पड़ा। और रूप कुमार, मैं तो तुम्हारी वापसी का इंतजार भी न कर सका, और फिर इंतजार करना भी फजूल था। जब एक नौजवान अपनी महबूबा को मिलने किसी जगह जाए तो उसके दोस्त को उसकी वापसी के वक्त का कोई तायुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि महबूबा से मुलाकात में वापसी के वक्त कोई तायुन नहीं होता।
मैंने कहा और रूप कुमार मुस्कुरा दिया। रूप कुमार के चेहरे की ताजगी और उसके होंठों की मुस्कुराहट इस बात का बता देती थी कि रात की मुलाकात कितनी ही तवील क्यों ना हो, कितनी ही कठिन क्यों ना हो, बहर सूरत खुशगवार रही है और इसमें ऐसी कोई बात पैदा नहीं हुई जिसकी वजह से रूप कुमार आजुरता होता। बहरहाल मैं उसके मुलाकात का हवाल जानने के लिए बेचैन था। कहो माधुलाल, मुंह से तो बोलो, क्या हुआ, मुलाकात हुई? हाँ भैया, रूप कुमार शर्माते हुए बोला। अरे वाह मेरे शेर, तू तो पद्मिनी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा। पद्मिनी से? रूप कुमार ने मेरी आंखों में देखा। ये शर्मो हया, ये लजाना लचकना, मैंने शरारता में लहजा में कहा और रूप कुमार कहका लगाकर हंस पड़ा। अरे नहीं भैया, मैंने उससे ये सब कुछ नहीं सीखा। चलो ठीक है, मान लिया ये सारी बातें तुम्हें पहले से आती थी, लेकिन अब ये तो बताओ पद्मिनी से मुलाकात कैसी रही? बिल्कुल ठीक भैया, मैं तो सोचता हूँ कि तुम भगवान का रूप हो, तो मेरे जीवन में क्या आए रोशनियाँ जल उठी। रूप कुमार अकीदत से बोला। अच्छा, मैं कहता हूँ पद्मिनी की बातें करो और तुम मेरी बातें करने लगे। पद्मिनी की क्या बताऊं भैया, पहली निगाह में अजनबियत थी, दूसरी में पसंदीदगी और तीसरी में मोहब्बत, बस ये सारी कहानी है। रूप कुमार बोला। वाह, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, सारी बात बताओ। मैंने कहा। सारी बात क्या बताऊं भैया, रूप कुमार बोला। अच्छा, अभी ना माला गर्दन में आई, ना शगन हुए, न फेरे और हमसे बातें छुपाना भी शुरू कर दी। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भैया, भला आपसे क्या छुपाऊंगा, बस दासी मुझे उसके पास ले गई, वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे देखती रही, पहले शर्म की वजह से कुछ न बोल सकी और उसके बाद उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने मुख्तसरन उसे अपने बारे में बताया, फिर उसने मेरी खातिर मदारत की, मुझसे मजीद सवालात पूछती रही। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भैया, ऐसा लगता है जैसे उसके मन में भी मेरे लिए जगह बन गई हो। वाह, क्यों नहीं बनती, कोई मामूली इंसान है मेरा रूप, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस भैया, उसने कहा कि उसके पिता ने उसे आज्ञा दी है कि मुझसे मिल ले, फिर बस कोई खास बात नहीं हुई। उसने चलते समय मुझसे पूछा कि क्या कल स्वयंवर में मैं आऊंगा। अजीब सवाल था, जाहिर है मैं स्वयंवर में शरीक होने के लिए ही तो आया था, फिर भी मैंने सवाल का ही जवाब दिया कि मैं जरूर आऊंगा। और फिर चलते समय उसने मुझसे फिर कहा, इस वक्त जब मैं उसके कमरे के दरवाजे से निकल रहा था, कि वो कल मेरी बाट देखेगी। रूप कुमार का अंदाज, उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने दिल खोलकर उसका मजाक उड़ाया, उससे शरारत भरी बातें की और फिर उसे सो जाने के लिए कहा। रात भर जागते रहे हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, वरना ऐसा ना हो कि कल स्वयंवर के समय ऊँग रहे हो। ऊँग नहीं आएगी भैया, तुम इत्मीनान रखो। अरे हाँ, तुम तो महीनों नहीं सोओगे। बहरहाल मेरी तरफ से बधाई हो, मैंने खलूस दिल से कहा और रूप कुमार ने एक बार फिर अकीदत से मेरे पांव चूम लिए। स्वयंवर का दिन आ गया। रूप कुमार जी खूब बन ठन कर स्वयंवर के लिए रवाना हो गए थे। मेरी इनके साथ जाने की कोई तुक न थी, चुनाचे में नीचे ही उसकी वापसी का इंतजार कर लगा। हालांकि मेरे दिल में यह रस्म देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन प्रोफेसर इस ख्वाहिश को दबाना ही पड़ा। बाद में उसके बारे में तफसीलात मालूम की जा सकती थी, लेकिन इस वक्त वहां जाना ठीक न था। हालांकि मशरकी लड़कियों के बारे में मुझे अंदाजा हो गया था कि ये एक बार जिसे दिल में बसा लेती हैं, फिर दूसरा शायद ही इनकी निगाहों में जगह पा सकता है। लेकिन मैं एहतियातन वहां जाना नहीं चाहता था जो किसी हादसे का सबब बन जाए। चुनाचे मैं इंतजार करता रहा और फिर स्वयंवर की तफसीलात मुझे रूप कुमार ही से मालूम हुई थी। वो लोग जो स्वयंवर में मदऊ नहीं किए गए थे, अपना काट कबाड़ समेट कर वापस जा चुके थे। जाने वालों में दिलावर सिंह भी शामिल था और दिलावर ये धमकी दे गया था कि राजा तरखान ने इसे अपने द्वार बुलाकर इसका अपमान किया है और इस अपमान का बदला जरूर लेगा। बहरहाल राजा तरखान भी मोम का बना हुआ नहीं था। यही बेहतर था कि दिलावर सिंह ने उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं की थी, वरना शायद इस वक्त हंगामा शुरू हो जाता। बहरहाल दिलावर सिंह के अलावा दूसरे राजकुमार जो स्वयंवर में शरीक थे, नाकाम होने के बाद मुंह लटकाए अपने खैमों में वापस आ गए थे। बहुत कम ऐसे थे जिनकी निगाहों में रूप कुमार के लिए नफरत के जज्बात न थे। बहरहाल वो बेबस थे। राजकुमारी पद्मिनी ने रूप कुमार को पसंद कर लिया, ये तो उसके भाग थे। फिर बहुत से लोग घोड़ों पर सवार होकर कलेह से बाहर आए और रूप कुमार के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने बताया कि अब उसकी हैसियत राजा के मेहमान की सी है, इसे चंद रोज राजमहल में रहना होगा। हमें क्या एतराज हो सकता था, यहाँ भी राजा के मेहमान थे और राजमहल में भी इन्हीं के मेहमान रहेंगे। चुनाचे मैं और रूप कुमार उन लोगों के साथ चल पड़े। राजमहल में हमारे कयाम का अच्छा खासा बंदोबस्त किया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह जगह इस अकबी बाग से दूर नहीं थी, जहाँ पहली बार मैंने और रूप कुमार ने राजकुमारी पद्मिनी को देखा था। गोया अगर राजकुमार रूप पद्मिनी से मिलना चाहता तो उसको ज्यादा मेहनत न करना पड़ती। माला रूप कुमार के गले में डाली जा चुकी थी, इसलिए अब उसकी हैसियत पद्मिनी के मंगेतर की सी थी और खुद राजा तरखान को इन दोनों की मुलाकात पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। और यही हुआ भी। महल में दासियों और दूसरे नौकर हमारी बेहतरीन मेहमानदारी कर रहे थे। ख्वाजा तरखान दिन में 2-3 बार मुझसे मुलाकात जरूर करता था और वैसे भी वो मुझसे बहुत मुतासर था और उसने कई बार कहा था कि सही बात तो यह है कि मेरी ही वजह से रूप कुमार को ये इज्जत और ये हैसियत मिली है, पर शायद बजाते खुद रूप कुमार ये मकाम हासिल नहीं कर सकता था। कुछ भी कहता, कुछ भी करता, मैंने अपने दोस्त से किया वो वादा पूरा कर दिया था। फिर तकरीबन 10 या 12 रोज के बाद रूप कुमार को वहां से जाने की इजाजत मिल सकी थी।
उसे कह दिया गया था कि वो अपने पिता से मुहूर्त निकलवा के दिन और तारीख भिजवा दे कि कब वो पद्मिनी को ब्याहने आ रहे हैं। मैंने भी रूप कुमार के साथ जाना चाहा, लेकिन राजा तरखान ने मुझे रोक लिया। नहीं महाराज, तुम नहीं जाओगे। तुम कहाँ जाओगे? ओहो तरखान जी, रूप मेरा भैया है और मैं अपने भैया के विवाह में शरीक न होगा क्या? और मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ महाराज, मुझे ठुकरा दोगे? राजा तरखान ने बड़ी अपनाइयत से कहा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे दिल से इज्जत करता हूँ। तब फिर महाराज मेरे पास रहो। और मैंने रूप कुमार से राजा तरखान के पास रहने की इजाजत ले ली। रूप कुमार ने कहा कि वो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ उसकी राजधानी चलूं, जहां उसके पिता से मिलूं, और उसके बाद इस वक्त यहाँ हूं जब रूप कुमार पद्मिनी को ब्याहने आए। लेकिन बहरहाल राजा के इसरार की वजह से उसने भी खुशी से इजाजत दे दी थी। बस उसके बाद कोई खास बात न हुई। राजमहल था, राज तरखान था और मैं। वो मेरी बहुत सी बातों से वाकिफ हो गया था और प्रोफेसर कोई मुझे जाने, मुझसे वाकिफ हो और उसे मुझ पर हैरत ना हो, ये थी तो हैरत अंगेज बात। राजा तरखान भी मेरे बारे में तजस्सुस में डूब गया था और उसकी ज़हनी वुसअत इस कदर न थी कि वो मुझे पहचान सकता या मेरी हकीकत जान सकता। हाँ, उसके सिवा जो कुछ मैं उसे बता ना दूं। बहरहाल मैंने यहाँ अपनी किसी खास कुव्वत का मुजाहरा नहीं किया था और एक आम साधु के अंदाज में राजा तरखान के पास रह रहा था। कुछ वक्त गुजरा तो रूप कुमार की तरफ से उसके पिता और उसकी राजधानी के चंद बड़े यहाँ आए और आने के बाद शादी की मुहूर्त तय कर दी गई। और प्रोफेसर इस वक्त के हालात उस वक्त तक कोई खास अहमियत नहीं रखते जब तक के शादी के दिन करीब ना आए। पहरेदारों ने इतला दी कि कोई अजीम शान करो हथियारों से मुसल्ला इस तरफ आ रहा है। राजा तरखान हैरान रह गया था और फिर उसने अपना घोड़ा तैयार करवाया और चंद सवारों को साथ लेकर चल पड़ा। वो मालूम करना चाहता था कि वो कौन लोग हैं, जंग की नीयत से आ रहे हैं या कोई और मकसद है। शायद इस बात पर उसे हैरत भी थी। इसका ख्याल था कि इसके दुश्मनों की तादाद न होने के बराबर है। मैं भी उसके साथ था और फिर कले की फसीलों के ऊपर चढ़कर हमने बहुत दूर पड़ाव करने वाले लश्कर को देखा। बेशुमार अफराद थे और इनके झंडे फिजा में लहरा रहे थे। राजा तरखान इन झंडों को देखकर चौंक पड़ा और फिर उसके मुंह से निकला, ओह दिलावर सिंह का। दिलावर सिंह? मैंने मुतजस्सिसाना लहजे में पूछा। कर्नाका का नया नया राजा दिलावर सिंह। राजा तरखान ने सर्द लहजे में कहा कि ये वही दिलावर सिंह है जो स्वयंवर में शामिल ना हो सका और जिसने मुझसे शिकस्त खाई थी, वही है। और यहाँ से जाते हुए वो धमकी दे गया था कि अपने अपमान का बदला लेगा। तो वो बदला लेने आया? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, बदला लेने आया है, राजा तरखान ने भी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और फिर दिलावर सिंह की फौजों की तरफ निगाहें दौड़ाकर बोला, मगर इसके कबीले में तो इतने लोग ना थे, ये फौजें कहाँ से जमा कर लाया है? काफी अफराद है तरखान, मैंने कहा, और मैं दावे से कहता हूँ कि ये सब इसके कबीले के ना होंगे। मुमकिन है इसने किसी दूसरे कबीले के लोगों से मदद हासिल की हो। सब कुछ मुमकिन है। दिलावर सिंह का गर्म खून है और मुझे यकीन है कि ये इसके जीवन का पहला दिन होगा। इसके बाप को मरे हुए ज्यादा समय नहीं गुजरा और वो बेचारा इतना बुरा इंसान भी ना था, लेकिन बाज़ औक़ात पवित्र जगहों से भी सांप निकल आते हैं। खैर कोई बात नहीं है, मुहूर्त करीब आ गई है। सिर्फ उसका ख्याल है कि कहीं रंग में भंग न पड़ जाए, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, दिलावर सिंह को इसकी जुर्रत का मजा जरूर चुकाया जाएगा। तुम फिक्र न करो राजा तरखान, एक बात तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, तरखान ने जवाब दिया। तब फिर यूं करो कि किले के अंदर तुम राजकुमारी पद्मिनी की शादी की तैयारियां करते रहो, मैं मैदान में जाकर दिलावर सिंह के हवास दुरुस्त करके आता हूं। मैंने कहा, और ओह मेरे सुरमा, मुझे तुझ पर पूरा पूरा विश्वास है, मगर तू मेहमान है और मेहमानों को जंग करने नहीं भेजते, राजा तरखान ने जवाब दिया। मैं मेहमान हूँ राजा तरखान, मैंने सर लहजा में पूछा। हाँ मेहमान हूँ, मगर अपनों से बढ़कर नहीं। एक बात पर कायम रहना होगा तरखान, क्योंकि अगर मैं मेहमान हूं तो मेरे ख्याल में मेहमान की हैसियत से किसी के घर रहना ज्यादा देर तक अच्छी बात नहीं है। मुझे जाने की आज्ञा तो, और अगर मैं मेहमान नहीं हूं, तुम्हारे घर का एक फर्द हूं, तो फिर तुम मुझे दिलावर सिंह के मुकाबले पर जाने दो। राजा तरखान परेशान निगाहों से मुझे देखने लगा। उसके लिए मेरी जिद बड़ी परेशान कुन थी। लोगों से यह भी कहलवाना न चाहता था कि राजा तरखान खुद महल में रहे, मेहमानों को जंग के लिए भेजना चाहता है और खुद महल में रहकर बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, लेकिन मेरी जिद के आगे उसे हथियार डालने पड़े। अलबत्ता फौजों की निगरानी उसने खुद की थी। अपनी निगरानी में उसने फौजें तैयार करवाई और फिर इन्हें मेरे हवाले कर दिया। राजा तरखान का ख्याल था कि चूंकि दिलावर सिंह की फौजें तादाद में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए किला बंद करके दिलावर सिंह के हमले का इंतजार किया जाए और किले के ऊपर फसीलों पर सारी जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं और वहीं से दिलावर सिंह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। जब उसकी अफरादी कुव्वत मफलूज हो जाए तो फिर ताजा दम फौजों के साथ बाहर निकलकर उसे पसपा कर दिया जाए। तजवीज बुरी नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर मुझ जैसे इंसान के सामने पेश की गई थी, जिसके सामने कोई दुश्मन हो तो वो किसी शिकारी कुत्ते की तरह जंजीर तुड़वाने लगता है। मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि किले में बंद होकर अपने दुश्मन का इंतजार करूं जिससे मुझे जंग करनी थी। मैंने राजा तरखान की यह बात नहीं मानी और राजा तरखान ने इस बात पर ज्यादा इसरार नहीं किया था, क्योंकि इतना वो भी जानता था कि किलों में बंद होकर लड़ना बहादुरी नहीं होती और बहादुर मसलहतों के कायल नहीं होते। वाह क्या उम्दा बात कही है तुमने। प्रोफेसर खावर बेख्तियार बोल उठा और उसने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने तारीख की कहानी बेकमोकास्ट तुम्हें सुनाई है प्रोफेसर। मैंने बाज़ जगहों पर मसलहत से भी काम लिया,
लेकिन वो मसलियत मकारी की हद तक नहीं थी। हाँ मुझे एतराफ है, प्रोफेसर ने कहा। फिर क्या हुआ? फरजाना बोल उठी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हारी लड़कियां जिस सब्र सुकून से ये कहानी सुन रही हैं प्रोफेसर, वो काबिले दाद है। मिस फरजाना तो इसमें सख्ता बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल इस माहौल से वापस आने के बाद दोबारा वहां जाना बेहद अजीब लगता है। हम खुद को वहीं महसूस करते हैं और यूं लगता है जैसे हमारी आंखें अचानक बंद कर दी गई हों। फरजाना ने उसे दादो तहसीन पेश की। मैंने अपने तौर पर फौजों को मुनज़्ज़म किया और अपने अंदाज में जंग करने के लिए तैयार हो गया। मैंने फौजों को किले के चौबी दरवाजे के पीछे मुनज़्ज़म किया और उन्हें तैयार रहने का हुक्म दे दिया। बज़ाहिर फसीलों पर कोई चहल पहल नहीं थी, बस यूं लगता था जैसे दिलावर सिंह की फौजों की निगरानी की जा रही हो और किले की तरफ से किसी हमले का कोई इम्कान न हो। चुनांचे दिलावर सिंह मुतमईन था। वो अपनी फौजों की कसरत से तरखानी वालों को खौफजदा करना चाहता था। फिर जब अचानक चौबी दरवाजा खुला और उसने एकदम फौजें उगल दी तो वह हैरान रह गया। इसकी फौजें मुनज़्ज़म भी नहीं थीं और गैर फौजी कामों में मसरूफ थीं। तरखान की फौजें शिकारी कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ी। पहले ही हमले में सख्त नुकसान पहुंचा दिलावर सिंह की फौजों को और इस वक्त तक जब तक वो संभल कर जंग करने के लिए तैयार होती, मेरे साथी उनकी आधी फौजों को सफाया कर चुके थे और फिर वो बाकी फौजों को भी जल्द अज जल्द काट कर फेंक देने की कोशिश में मसरूफ हो गए। रही मेरी बात तो कभी कभी तो खेत काटने के मौके नसीब होते हैं और फिर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैंने अपने लिए अपने पसंद का एक खांडा तैयार कर लिया था और बहुत अरसे के बाद खांडे पर वर्जिश करने का मौका मिला था। खेती सरसब्ज थी, कमी न थी, चुनाचे मैंने पूरी कुव्वत से उसकी सफाई शुरू कर दी और दिलावर सिंह को बहुत जल्द एहसास हो गया कि उसने खौफनाक गलती की है। लेकिन ऐसे मौके तो एहसास के लिए भी ठीक नहीं होते। मैं तो उसकी ताक में था ही, अपने सामने घास फूस को साफ करता हुआ मिलाकर उस तक पहुंच गया। दिलावर सिंह सुरमा आओ जंग से पूरी तरह लुत्फ उठाओ, मैंने उसे ललकारा। तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो स्वरूप कुमार? दिलावर सिंह खौफजदा अंदाज में बोला। हाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम अपमान करने का बदला लेने को कहकर गए थे ना, मगर मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। तुम्हें मालूम है कि तरखानी रियासत अब मेरे दोस्त रूप कुमार की है और तुमने मेरे दोस्त की रियासत पर हमला किया, लेकिन अभी रूप कुमार यहाँ का राजा नहीं बना, आइंदा तो बनेगा, मैंने कहा। और फिर मैं उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और फिर मैंने उसे ललकारा। बहाने क्यों तलाश कर रहे हो दिलावर सिंह? बहादुरों की लड़ाई लड़ो। तुम तो बड़े मान से आए थे, अब बगले क्यों झांक रहे हो? क्या इसी बल पर कुमारी पद्मिनी के स्वयंवर में आए थे? क्या तुमने ये ना सोचा था कि वहां सुरमाओं से वास्ता पड़ेगा? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। राजा दिलावर सिंह गर्जा। हाँ अपमान तो कर रहा हूं। एक अपमान का बदला लेने के लिए तुम अपनी राजधानी से यहां तक आए हो, दूसरे अपमान का बदला तुम मुझसे लो। तलवार क्यों नहीं उठाते? मौत से डरते हो? और मैंने उस गधे को बहरहाल गैरत दिलाती। उसने मेरे ऊपर तलवार के वार शुरू कर दिया और मैं इन्हें खाली देता रहा। फिर मैंने खांडा उठाया और दिलावर सिंह की आंखों में मौत नाच गई। कैसा है ये हथियार दिलावर सिंह? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। दिलावर सिंह ने मेरे उठे हुए हाथ को देखकर फुर्ती से तलवार का वार मेरी बगल की तरफ किया। को मैंने ये वार खाली दे दिया, लेकिन अगर वो कामयाब भी हो जाता तो कौन सा फर्क पड़ता, सिवाय इसके कि तलवार की धार बर्बाद हो जाती। फिर मैंने वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा और फिर खांडे के एक वार ने न सिर्फ दिलावर सिंह को जिंदगी के बोझ से आजाद कर दिया, बल्कि उसका घोड़ा भी दरमियान से दो टुकड़े हो गया था। यूं दिलावर सिंह का मान टूट गया और उसकी फौज के बचे खुचे सिपाही गिरफ्तार हो गए। तरखान का अंदाजा दुरुस्त था। ये सारी फौजें सिर्फ दिलावर सिंह की नहीं थी, बल्कि उसने करूब जवार के चंद छोटे इलाकों से जो उसके असीर थे भी फौजें तलब कर ली थी। बहरहाल उसे न सिर्फ बदतरीन शिकस्त हुई थी, बल्कि जिंदगी से भी हाथ धोने पड़े थे। मैं फातेह की हैसियत से वापस तरखानी में दाखिल हो गया। राजा तरखान फसील से मेरी जंग का मंजर देख चुका था और उसका चेहरा मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। उसने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। मैं तुझे क्या कहूँ स्वरूप, क्या समझूं मैं तुझे? भगवान की सौगंध, अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब मैं जीवन भर तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं क्या कहूँ, तूने मेरी ही पुत्री को स्वीकार नहीं किया, वरना मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं होता। इस वक्त मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके फतेह की खुशियों में शरीक था। तरखान ने फौरी तौर पर अपने खास आदमियों को तैयार किया और अपनी फौजों के साथ दिलावर सिंह की राजधानी भेज दिया ताकि बगैर राजा की हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाए। रात को उसने अपने महल में एक शानदार दावत का एहतमाम किया और इस दावत का रूह रवां मैं था। राजा ने अपने साथियों को मेरे बारे में बताया और मेरी तारीफों के गुण गाए जाते रहे और फिर दावत के इख्तिताम के बाद तरखान मेरे पास पहुंच गया। मुझसे बस ये कह दो स्वरूप कि तुम जीवन के किसी हिस्से में मुझे छोड़ोगे नहीं, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता महाराज तरखान। मैंने कहा। क्या कहा तुमने? तरखान हैरत से बोला। मैंने कहा तरखान जी, मैं तुमसे ऐसा वादा कैसे कर सकता हूँ जिसे मैं पूरा ही ना कर सकूं? क्या मतलब? आखिर इस बात का क्या मतलब है? तरखान इसी अंदाज में बोला। मैं साधु मंशू राजा तरखान, आज यहाँ कल वहाँ। आज तुम्हें बताऊं कि मैं सिरे से स्वयंवर में हिस्सा लेने ही नहीं आया था। मैं तो यूं ही इस तरफ आ गया। ये कला देखकर मैंने इधर का रुख किया, फिर खैमे देखकर वहां पहुंच गया। फिर रूप कुमार से दोस्ती हुई और उसके बाद ये सारे हंगामे। मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ तरखान महाराज? तो क्या अब तुम यहाँ से चले जाओगे? तरखान अफसरदगी से बोला। अभी नहीं, अभी मैं इस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक मेरे दोस्त की शादी न हो जाए। मैं रूप कुमार को बहुत चाहता हूँ तरखान महाराज,
हाँ, तूने जिस तरह उसके लिए जंग की थी, इससे अंदाजा होता है चुनाचे मैं अपने दोस्त की खुशियों में जरूर शरीक हूँगा। अच्छा, फिर तुमसे इतना मन ही ना लगाया जाता तो अच्छा था। तुम जाओगे कहाँ? कोई मंजिल नहीं है राजा तरखान। फिर यहां से क्यों जा रहे हो? ज्ञान की तलाश में। तो क्या तुम मन से भी साधु हो? राजा अकीदत से बोला। यूं ही समझ लो तरखान जी। ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। वो गहरी सांस लेकर रह गया। दिलावर सिंह को जिस तरह शिकस्त दी गई थी, इसकी वजह से कुर्बो जवार के सारे इलाके इससे खौफजदा हो गए थे। चारों तरफ तरखान की धूम मच गई थी और बहुत से छोटे छोटे राजा उसकी अमान में आने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। रूप कुमार को भी मालूम हुआ और वो एक फौजी दस्ते के साथ पहुंच गया। मैंने और राजा तरखान ने उसका पुरजोश खैर मकदम किया था। रूप कुमार ने आते ही उसके बारे में पूछा। राजा तरखान ने फखरिया अंदाज में मेरा कारनामा बताया और रूप कुमार का सीना फखर से फूल गया। अब कोई तरखानी की तरफ बुरी निगाह से देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, उसने कहा। और फिर उसने मुझसे दरखास्त की, स्वरूप भैया अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्या मेरी बारात में मेरे साथ नहीं आओगे? पिताजी ने भी यही संदेश भेजा है। मुझे क्या एतराज है, मैंने कहा।